मेरे साथ जो इस मूर्ति को देख रहे हैं, जो इन्हें पसंद करते हैं, आदर्श मानते हैं, और सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। वो जो पीछे खड़े वो भगत सिंह को पसंद नहीं करते क्या? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब रहे, बाबा ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्री फुले अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो धनीधर महाराज की, बोलो भोत की बस्ती की, बोलो भोत के सरु समाज की। मेरे इसने दारू पी रखी है, तो इसको हटाओ यहां से, ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। इनका भी इलाज कर दूंगा, दारू के ठेके बंद करा दूंगा 8 बजे के बाद, सारे ठेके बंद कराऊंगा दारू के। अरे दारू जो मिलती तड़ियों पे बंद कराऊंगा। बहुत के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे बोध की सर्व समाज की माता बहनों, प्यारी बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज चुनावी दौरान बोध गांव में आपका समर्थन मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं। मैं जो बात रखूंगा, बेटा इस स्टार्टअप लीजिए, आपका आशीर्वाद समर्थन मांगने आपके वोट में आया हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगे, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं कर सकता हूं, तो मुझे वोट देना। और अगर आपको लगता है जिनको तक आप वोट देते आए हो उन पर आपको भरोसा है, बातों को सुना है, आपके काम किए हो, तो बीजेपी और कांग्रेस वालों को वोट देना। मैं जबरदस्ती नहीं कहता कि आप मुझे वोट देना, मुझे वही लोग वोट देना क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं, अब तक आप लोग पार्टियों से टिकट लेकर आने वाले उन लोगों को वोट देते हो, उन व्यक्तियों को नहीं देखते। अब तक आपने पार्टियां देखी है, लेकिन मैं बोध के निवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, भगत सिंह की मूर्ति के पास खड़ा होकर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस बार केवल एक बार 2.5 साल का चुनाव है, अपनी अंतरात्मा को झकझोर कर, अपने अंतरात्मा को सुनकर इस बार वोट डालना। जो आपका मन कहे, अंतरात्मा कहे, उसको वोट डालना। मैंने कई सुना है, टीवी पे कईयों को बोलते हुए देखा है कि हमें नरेश अच्छा लग रहा है, हमें नरेश की बातें अच्छी लग रही है, लेकिन माँ तो जन्मजात बीजेपी का छा, माँ जन्मजात कांग्रेस का छा। जीसू माई बड़ाई से नरेश को अच्छो हुआ बुरो हुआ, पर माँ तो वोट तो बीजेपी में ही देगा, माँ तो कांग्रेस में ही देगा। ये वजह से मुझे कह रहे छू, आपको विश्वास हो तो मुझे देना, और नहीं तो फिर जिनको आप देते आए हो, बरसों से देते आए, उनको आप अपना वोट देना। मेरे वोट के वासियों, मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। आज मैं खड़ा हूं ये वोट में, मैं वोट के निवासियों
आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत वासियों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसको आज जगह जगह मूर्तियां तो मिलती है, लेकिन उस 23 साल के युवा की मूर्ति बहुत कम मिलती है जिसने देश के खातिर 23 साल के बच्चे ने अपने प्राण खो दिए थे, प्राण दे दिए थे। बहुत वासियों ने उस भगत सिंह की मूर्ति लगाई, उसके लिए सभी बहुत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत वासियों, मैं जिस मूर्ति के पास खड़ा हूं, एक 23 साल का बच्चा, एक 23 साल का बच्चा जब वो देखता है देश गुलाम है, उसके दादाजी उसके पिताजी देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो रोज देश की आजादी के संघर्ष को देखता है, पढ़ता है, सुनता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, स्कूल में मार्क्स साहब देश की आजादी के संघर्ष के बारे में बात करते हैं। वही बच्चा भगत सिंह एक दिन जलियांवाला बाग में जाता है। और भगत सिंह वो छोटा सा बच्चा जब जलियांवाला बाग में जाता है और जलियांवाला बाग को देखता है, जहाँ चारों तरफ खून के छींटे होते हैं, जहाँ अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाकर इस हिंदुस्तान के लोगों को गोलियों की बौछार करके मार दिया जाता है और चारों तरफ खून के छींटे होते हैं, वो उस कुएं को देखता है जिसमें हजारों लोग कुएं में गिरने से मर जाते हैं। वो उस नजारे को देख के, उस मंजर को देख के जब घर आता है, वो नींद नहीं आती, वो रात भर सोता नहीं है। वो बच्चा सोचता है कि मैं कब तक इन अंग्रेजों को भगाऊंगा, कैसे इन अंग्रेजों को भगाऊंगा। एक छोटा सा 13-14 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा था, जिसके माँ बाप सपने देखते थे कि बड़ा होकर नौकरी लगेगा, बड़ा होकर देश की सेवा करेगा, लेकिन वो 23-14 साल का भगत सिंह इंकलाब का नारा लेके, बदलाव का नारा लेके, क्रांति का नारा लेके देश की आजादी के लिए अपने साथियों के साथ सड़कों पर निकल जाता है, देश की आजादी के लिए पर्चे बांटने लगता है, देश के लोगों को जगाने लगता है कि मेरे देश के लोगों किस तरह से अंग्रेज गोलियां चला के मार रहे हैं, इस तरह से गिनती के लोग आकर इस देश को गुलाम बना रहे हैं। आप लोग जागो और इन गोरे अंग्रेजों को देश से भगाओ। वो भगत सिंह वो लड़ाई लड़ता है, कई दिनों से संघर्ष करता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। देश में जागृति नहीं आ रही, देश में क्रांति नहीं आई थी, तो वो 23 साल का हो जाता है। 23 साल का होने के बाद वो भगत सिंह सोचता है कि मैं अपनी जो काम कर रहा हूँ उसको कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे लोगों को पता लगे कि एक 23 साल का बच्चा इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसके बाद आपने देखा होगा भगत सिंह की पिक्चर देखना, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी लोग मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचनी चाहिए और अंग्रेजों के साथ साथ देश की जनता के पास भी इस देश की आजादी के लिए वक्त इस देश के आजादी के लिए यहाँ की जनता को भी जगाने का काम करना चाहिए। वो 23 साल का बच्चा अदालत में बम फेंक देता है। बम से किसी को नुकसान नहीं करता, लेकिन उस बम के धमाके की आवाज दूर दूर तक फैल जाती है, जनता तय करती है। एक 23 साल का बच्चा अदालत में जाकर बम फेंक देता है और बम फेंकने के बाद जब उस बच्चे को जेल में डाल दिया जाता है, जेल में व्यवस्था देखता है, जेल में बंदियों के साथ वो जो कर्म देखता है, उस नरक जैसे जेल के हालात को देखकर वो भगत सिंह 23 साल का बेटा 63 दिन तक भूख हड़ताल करता है। 63 दिन तक भूख हड़ताल करता है। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब जेल का प्रशासन ठीक हो जाता है, उसके बाद भी वो लड़का रुकता नहीं है और उसको जब फांसी की सजा हो जाती है, उस भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाती है। फांसी की सजा होने के बाद उसके माँ बाप उससे मिलने जाते हैं, उसके माँ बाप भगत सिंह से मिलने जाते हैं, उसकी माँ मिलने जाती है। भगत सिंह से माँ कहती है मेरे भगत, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, है मेरे भगत, मैं तेरे बच्चों को, मेरे पोतों को गोद में खिलाना चाहती हूँ, मैं दुल्हन का मुंह देखना चाहती हूँ। भगत तू सरकारी गवाह बन जा, तेरी फांसी माफ हो जाएगी। तब भगत सिंह जो जवाब देता है वो सुनो मेरे बोध के वासियों। भगत सिंह अपनी माँ से कहता है मेरी माँ, चांद अगर अड़ जाए अपनी जिद पर, है मेरी माँ, चांद अगर अड़ जाए अपनी जिद पर तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है और देश को अगर
जाए तो भगत सिंह को फांसी के पंधे पे चढ़ना बहुत जरूरी है। गाड़ी निकलने दो भाई, गाड़ी निकलने दो। निकलने दो, उसको भी निकलने दो। जाम लग रहा है ना, मैं जाम लग गया, मैं जाम लग गया। गाड़ी वालों से माफी चाहता हूं, गाड़ियों वालों से माफी चाहता हूं। लंबा भाषण देता, लेकिन अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूंगा। ये परेशान होंगे। दीनबंधु जी ठाकरे साहब मंच में पधारो, आप पता नहीं कहां खो जाते हो। मैं गाड़ी वालों से माफी चाहता हूं, गाड़ी माफी चाहता, काम लग रहा है, सारी जनता सुनना चाहती है। मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, इधर निकल जाएगी, इधर निकाल दो भाई, इनको बोल दो इधर निकाल लेंगे। इधर आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, दीनबंधु भाई साहब, दीनबंधु भाई साहब, कमल जी राठौड़ इधर आ जाओ। धनराज जी गुर्जर, बैठ जाओ। गाड़ियों को इधर निकाल दो भाई। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। करो बात स्टार्ट। विराज जाओ, आप सब विराज जाओ, आप खड़े हो। दीनबंधु भाई साहब, आप बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ सब लोग। कमल जी आप इधर खड़े हो जाओ, इसको डालो भैया, हाँ बैठ जाओ। गाड़ियों को इधर निकाल दो, आप अपनी भी इधर निकाल दो ना यार। फिर मैंने माइक वाली गाड़ी इधर ले लो। आ जाएंगे सब लोग, आ जाएंगे। एक बार गाड़ियां निकल जान दो, और गाड़ी को पीछे ले लो, माइक वाली को। माइक वाली गाड़ी को इधर ले आओ, कांटे की तरफ। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। चौधरी साहब प्लीज यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नीचे बैठ जाओ या तो नीचे। गुजर साहब को यहाँ खड़ा कर लो तो बगल में। आ जाओ भाई सब लोग, आ जाओ, गाड़ियां जाने दो। राम प्रसाद सिंह मेघवाल, राम प्रसाद सिंह मेघवाल कहां गए? क्या छुपके रहते हो? इधर आओ, खड़े हो जाओ।
मेरे देशवासियों, मैं आपको शहीद भगत सिंह के बारे में बता रहा था कि जब शहीद भगत सिंह की मां ने जब उससे कहा कि बेटा सरकारी गवाह बन जा, तेरी फांसी माफ हो जाएगी, तब भगत सिंह ने अपनी जो मां से कहा वो मैं बता रहा था कि चांद अगर अड़ जाए अपनी चित पर तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। और है मेरी माँ, अगर तोड़नी है भारत माँ की गुलामी की बेड़िया तो भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह की फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे किसान भाइयों, मेरे भारतवासियों, आज हारोती की वो हालत है जब गिनती के अंग्रेजों ने आकर इस देश पे कब्जा कर लिया था। उसी तरह से यहाँ पर व्यापारी सोच रखने वाले प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह भी, ओम बिरला जैसे 3-4 लोगों ने पूरी हारोती पे कब्जा कर लिया है। और वो राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं, राजनीति को दूषित कर दिया और केवल पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं। और पैसा कमाने की राजनीति करने वाले जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उनके खिलाफ नरेश मीणा भगत सिंह का नारा, इंकलाब का नारा लेके निकला है, क्रांति का नारा लेके निकला है। नरेश मीणा क्रांति का नारा लेके निकला है। नरेश मीणा चाहता है मजदूर इंकलाब करे, नरेश मीणा चाहता है दलित इंकलाब करे, नरेश चाहता है हारोती का किसान इंकलाब करे और हारोती में लोगों की 10% सुधरे। इसके लिए इंकलाब का नारा लगाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बताया गया कि बहुत में बाईपास निकल रहा है। मुझे बताया गया कि बहुत में बाईपास निकला है। बहुत के लोगों ने आंदोलन किया, अखबारों में खबरें छपी कि बहुत में जो जमीनें हौज की जा रही है, उन जमीनों का मुआवजा सन 2015 के अनुसार दिया जा रहा है। लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताया गया कि जब प्रमोद जैन भाया मंत्री था, जब एक बहुत में कोई ग्रेवल सड़क के लिए प्रमोद भाया ने 40 लाख अलॉट किए थे, लेकिन प्रमोद भाया के दलालों ने, प्रमोद भाया एजेंटों ने उस 40 लाख की ग्रेवल पे केवल 5 लाख की ग्रेवल डाल के, मिट्टी डाल के और 35 लाख को खा गए। और जब जनता बोली तो उन गुंडों ने कहा, उन बदमाशों ने कहा, उन दंगों ने कहा, ये हमारे मंत्री ने पैसे दिए हैं, तुम्हारा क्या काम? अरे मेरे वोट के वासियों, अब तक जिनको तुम वोट देते थे वो जनता के नेता नहीं थे, वो दलालों के नेता थे, वो गुंडों के नेता थे, वो जनता के नेता थे, वो गुंडों के नेता थे, वो जनता के नेता नहीं, दलाल के और कुत्ते के नेताओं को लोगों के नेता थे। लेकिन पहली बार आपका बेटा, वो बेटा जो 25 राजनीतिक जीवन में काम कर रहा है, जो नंगे पैर घूम रहा है, 25 साल से राजनीतिक हुए, आपका बेटा आपके खातिर, जनता के खातिर, जनता की लड़ाई लड़ते हुए, पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, हारोती के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए, जयपुर में छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए, ये वो नरेश मीणा समझौता में बहिष्कार करने वाले लोगों की लड़ाई लड़ते हुए कलेक्टर के थप्पड़ मारने वाला ये नरेश मीणा जनता के खातिर, ये नरेश मीणा जो जनता के खातिर 14 बार जेल चला गया, ये नरेश मीणा 25 साल की राजनीति में एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, लेकिन जनता के खातिर इसने 32 मुकदमे खा लिए। ये नरेश मीणा जिसने जनता के खातिर
पुलिस की इतनी लाठियां खा ली कि जब बादल होते हैं तो पूरा शरीर दर्द से कपकपाता है, दर्द से पूरा शरीर काम नहीं करता। ये लेकिन ये जनता के लिए करता है। और उन जिनको तुमने वोट दिया है, जिस प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट मंत्री को तुमने वोट दिया है, उस भ्रष्ट मंत्री ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें तमगा दिया भ्रष्टाचार का। पूरा राजस्थान हिंदुस्तान कह रहा है कि अंता के लोग कैसे, जब ये पता है, अंता के लोगों को ये पता है कि प्रमोद जैन भाया चोर, प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट है, फिर भी अंता के लोग उस चोर को, भ्रष्टाचारी को वोट कैसे देते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के चुनाव में कहा कि खाया रे खाया, खूब खाया, 12 गांव तो पूरा खा गया। फिर भी आप लोग उस चोर को, भ्रष्ट आदमी को वोट दे रहे हो। मैं तो केवल 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं, मैं तो 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं। ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में है। ये चुनाव दलालों के, एजेंटों के, नेताओं के और ये आम जनता के बीच का चुनाव है। आपको तय करना है किसको साथ देना है। मेरा आपसे निवेदन है, इस बेटे को एमएलए बना दो, इस बेटे को एमएलए बना दो। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये जो बरसात की फसलें चौपट हुई है, बरसात की सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द चौपट हो गया, धान की खेती चौपट हो गई। नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो पहला काम करेगा, तुम्हें फसल बीमा का पैसा दिलवाने का काम पहला नरेश मीणा करेगा। मेरे किसान भाइयों, हर वर्ग परेशान है, हर गांव में समस्या है। यहाँ पर बेरवा समाज, मेघवाल समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है और बेरवा समाज और मेघवाल समाज टोटल वोट प्रमोद भाया को, कांग्रेस को देता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं गांव घूम रहा हूँ, किसी भी ऐसी बस्ती में, किसी बेरवा समाज की बस्ती में, किसी मेघवाल समाज की बस्ती में मुझे कहीं कोई लाइब्रेरी नहीं मिली, कहीं कोई उनकी कार्यक्रम करने की जगह नहीं मिली। किसी गांव में मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने इस देश को संविधान दिया, उस बाबा साहब की मूर्ति भी लगाऊंगा। और दलित भाइयों के लिए, बेरवा मेघवाल भाइयों के लिए ऐसा स्थान बनाऊंगा जहाँ लाइब्रेरी होगी, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर सके, लिखाई कर सके, उनके कार्यक्रम हो सके। मेरे किसान भाइयों, मांग रोड से लेकर 12 का जो रोड खुदा पड़ा है, नरेश मीणा बनते 2026 तक इस रोड को बनाने का काम नरेश मीणा करेगा। मेरे भारतवासियों, अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो तुम्हें 2.5 साल में बता देगा कि जनता का एमएलए कैसे होता है, आम आदमी का एमएलए कैसे होता है। अगर एमएलए बन गया तो जो थानों में तुमसे पैसा मांगते हैं, थानों में तुमसे जो रिश्वत मांगते हैं, वो रिश्वत मांगने वाले, पैसा मांगने वाले नरेश मीणा के बाद, एमएलए बनने के बाद तुम जब थानों में जाओगे, थानादार खड़ा हो जाएगा और कहेगा बता तेरा काम क्या है। नरेश मीणा एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। एक भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी नरेश के रहते हुए, विधायक रहते हुए इस अंता की धरती पे नहीं रहेगा। चाहे तो पहले ऐसी भी कार्रवाई करे कि नहीं करे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे। किसी ने, भ्रष्ट अधिकारी ने रिश्वत लेने का प्रयास किया और मुझे पता लग गया तो काला मुंह करके गधे पे बिठा के बंदोरी निकाल दूंगा। बंदोरी निकाल दूंगा। और तुम ये तो जानते होंगे कि इस अंता विधानसभा में सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम बैठता है। सबसे अधिकारी, बड़ा अधिकारी कौन बैठता है? और वो समरावता में भी एसडीएम था, अंतागढ़ टोंक में भी वो भी एसडीएम था। और उस तमाचे की आवाज तुमने सुनी होगी, अभी भी यह हाथ वैसा ही है। इस हाथ में कमजोरी नहीं, इस हाथ में कमजोरी नहीं आई है। इसलिए मेरे भाइयों, 2.5 साल का मौका मांग रहा हूं वोट वालों, और कई लोगों को एक सके। और ये प्रमोद भाया चोर और उसके लोग एक अफवाह फैला रहे, नरेश मीणा एमएलए बन जाएगा तो मीणा पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, मेरे बच्चों की सौगंध खाके कह रहा हूं, जिस तरह से सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, जिस तरह सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है,
अगर किसी जनरल वाले आदमी के साथ किसी मीरा ने भी बदतमीजी करी तो मैं जनरल वाले के साथ खड़ा रहूंगा, मीरा के साथ खड़ा नहीं रहूंगा। आज के बाद नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद कोई भी दलित का आदमी, कोई बेरवा समाज का व्यक्ति, मेरवाल समाज का व्यक्ति उससे कोई दादागिरी से नहीं बोल सकता। ये जो मीरा गांव में मीरा अगर उन पर दादागिरी करेंगे तो दादागिरी करने वाले मीरा का इलाज करने का काम भी नरेश मीणा करेगा। मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता का बेटा हूं, मैं गरीबों का रखवाला हूं, गरीबों का मसीहा बनना चाहता हूं। मेरे लिए कोई जात पात मायना नहीं रखती। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको व्यापारी देना चाहते हैं, व्यापारी साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनमें डर है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, लोग क्या करेंगे। मैं उन व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं वैश्य समाज से कहना चाहता हूं, मैं वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं बनिया समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रमोद जैन भाया चोर के खिलाफ हूं। मैं बनिया समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो प्रमोद जैन भाया चोर के खिलाफ हूं। मैं ओम बिरला के खिलाफ हूं, मैं ओम बिरला के खिलाफ हूं जिसने कोटा बूंदी बर्बाद कर दी। मैं उस प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ हूं जिसने किसान का बेटा पप्पू धारण के हाथ को तुड़वा दिया। इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ हूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, नरेश मीणा एमएलए बन गया, ये प्रताप सिंह सिंघवी, ये बीजेपी वाले नेता हर चीज में टांग अड़ाते हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हमें परसेंटेज दो तब जाके प्रॉपर्टी का काम करना। कोई व्यापार कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हमें चंदा दो, हमें पैसा दो तब आपका व्यापार चलेगा। कोई ठेकेदारी करने आता है, कोई रोड बनाने आता है, उससे ये गुंडे, ये नेताओं के गुंडे कमीशन मांगते हैं, कहते हैं हमारे क्रशर से गिट्टी ले, हमसे रेत ले। चाहता हूं जैसे रघुवीर सिंह जी कौशल थे, जैसे शिवराज जी नागर थे, जैसे भरत सिंह जी थे, उसी तरह से नरेश मीणा किसी प्रॉपर्टी डीलर से ये नहीं कहेगा कि तू क्या काम कर रहा है, किसी व्यापारी से ये नहीं कहेगा तू क्या काम कर रहा है। जिसको जो मर्जी आए काम करे नरेश मीणा। लेकिन नरेश मीणा गुंडों के खिलाफ है, नरेश मीणा बदमाशों के खिलाफ है। अगर कोई भी गरीब के साथ अगर किसी ने आत्मा दुखाने का काम किया, गरीब की जमीन पर कब्जा करने का काम किया, वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, पाया से बड़ा, बिरला से बड़ा इस धरती में कोई गुंडा नहीं है। जब बिरला से नरेश मीणा नहीं रुका, बिरला के आगे नरेश मीणा नहीं दबा, जब उन पिपलोदी के बच्चों के लिए नरेश मीणा वसुंधरा से टकरा गया, प्रमोद जैन भाई की दुकान बंद कर दी, तो ये जो गुंडे बदमाश है ये भी सुधर जाना। किसी भी जाति का, किसी भी गरीब का अगर किसी ने हक मारने की कोशिश की, किसी का अधिकार छीनने की कोशिश की, तो नरेश का हक मारा जाएगा, नरेश पर क्या जाएगा। मैं एमएलए नहीं बन रहा, केवल एमएलए का काम आपका सड़क बनाना नहीं है, केवल एमएलए का काम हेडपंप लगाना नहीं है। एमएलए परिवार का हिस्सा होता है। मुझे एमएलए बनाने के बाद नरेश मीणा जनता की धरती पर एक एक आदमी का परिवार का बेटा है, बुजुर्गों का बेटा है, छोटे भाइयों का भाई है, छोटे बच्चों का चाचा है, बड़ा भाई है। आपका बेटा बनकर विदायगी करूंगा। मेरे यहाँ न जात पूछी जाएगी, न पात पूछी जाएगी, न धर्म, न जात। नरेश मीणा इंसानियत को बड़ा धर्म मानते हो, जात पूछे। जब कोई आदमी नरेश के दरवाजे पर आएगा, नरेश के पास आशा से आएगा, तब नरेश मीणा कहेगा बता भाई तेरा नाम नहीं चाहिए, तू तो काम बता। अगर तेरा वाजिब काम है तो नरेश मीणा तेरे काम के लिए खड़ा रहेगा। मेरे बहुत के वासियों, मेरे बहुत के वासियों, मेरी माता बहनों, मैं चाहता हूं आप में से वो हाथ खड़े करें जो ईमानदारी राजनीति चाहते हैं, जो सच्ची राजनीति चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। जो ईमानदारी राजनीति चाहते हैं, सारे लोग चाहते हो ईमानदार नेता हो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। अब मैं उनसे हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं,
उनसे हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं। जो भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करो। जो भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं, जो भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं हाथ खड़ा करें। यह नहीं है, जो हंसते हैं वो बेवकूफ है। पर्स निकाल दिया हंसते हंसते। तुम जो हंसी बनाते हो इसीलिए तुम बर्बाद हो रहे हो। जो लोग भ्रष्टाचार को पसंद करते हो हाथ खड़ा करें। जो लोग चोर राजनीति को पसंद करते हो हाथ खड़ा करें। तो मैं आपसे कहना, जो प्रमोद जी आया 2008 में, जिसको मंत्री बनाया गया था, मंत्री बनने के बाद वो प्रमोद भाया को 2.5 साल बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटा दिया गया था। और आज पूरा अंतर जानता है कि वो भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का आदमी हो गया। और अगर उस भ्रष्टाचारी को, उस चोर को कोई वोट देता है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसको वही वोट देगा जो खुद भी चोर है, जो खुद भी भ्रष्ट है। वो आदमी हाथ खड़ा करो, वो खड़ा करो जो भाया को वोट देगा। अरे बहुत वालों, वो आदमी हाथ खड़ा करो जो भाया को वोट देगा। प्रमोद भाया को वोट दोगे? भाया को तू देगा ना? तू चोर है ना? तो किसके क्यों है बता दे। आज 2 मिनट अपन बात कर लेते हैं। ये निकला एक चोर। गली गली में चोर है। जो प्रमोद भाया को चोर मानते, वरिष्ठ मान, और 2 लगाएंगे। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर